नमस्कार, मैं राजू कुमार झा और आज आपके लिए जो स्वास्थ्य का आपके लिए खास एपिसोड लेकर आए हैं और इस बार रविवार से पहले आपके लिए लाना पड़ा। और इसकी वजह है कि महाराष्ट्र के पुणे में गयावाड़े सिंड्रोम है, इसके केस बढ़ते जा रहे हैं। 100 से ज्यादा मरीज यहाँ पर पेशेंट अभी चयनित किए गए हैं जो मिले हैं। इसके कई सारे लक्षण भी हैं, दिख रहे हैं और इसी पर हमारे साथ जुड़े हैं बात करने के लिए डॉक्टर रवि गोडसे सर। तो इनसे जैसे हम वीकली हम आपसे रूबरू होते हैं, आज वीक से पहले स्पेशल एपिसोड कह सकते हैं आप इसे, गयावाड़े सिंड्रोम को लेके आए हैं। तो सबसे पहले रवि सर, आपका न्यूज तक में बहुत बहुत स्वागत है। सर, ये जो महाराष्ट्र के पुणे में ये जो सिंड्रोम है, इसके केसेस बढ़ रहे हैं, तो ये सबसे पहले क्या है और इसके लक्षण क्या है, इन सब पर विस्तार से बातचीत करेंगे। हमने जब पढ़ रहा था तो सर आप पहले यही बताइए कि ये क्या है, लेकिन जब हम इसे पढ़ रहे थे तो पता चला ये काफी पुराना है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति भी इसके चपेट में आए थे, तो इन सब पर हम बातचीत करेंगे जी। वो उसके चपेट में नहीं आए थे, उनको पोलियो हुआ था, फ्रैंकलिन डिलानो रूजवेल्ट। और हाँ, पोलियो का जैसा मसल वीकनेस होता है, गियाबारे का उसमें सिमिलर होता है। पहले आप पहले पत्रकार मिले हो जिसने मुझे पूछा कि इसका प्रोनाउंस कैसे, उच्चार कैसे करते हैं, तो आपको हो गया यार लोग मर रहे हैं, आपको ये पढ़िए कि हम। लेकिन दुनिया में अगर लोग ये देख रहे हैं, और मुझे अचरज इस बात का है, कभी कभी मैं मीडिया को टोकता हूँ कि कुछ भी छोटा मोटा वायरस उठा के आप उसको न्यूज बना देते हो। देखो हमने HMPV पे किया था, मैंने कितनी आत्मविश्वास के साथ कहा था ऐसा बकवास है, बात करना बंद करो। लेकिन यहाँ पे पूरे विश्व की मीडिया का फोकस यहाँ होना चाहिए। ये विश्व का सबसे बड़ा गियाबारे का क्लस्टर है। पहले इसको कहते हैं कि इसका प्रोनाउंसिएशन है गियाबारे, गिया GUILLIAN। ये जो LL होता है वो 5 रोमांस लैंग्वेजेस होती है। LL होता है, उसका प्रोनाउंसिएशन स्पेनिश में य होता है, और फ्रेंच में य से थोड़ा कम, गिया गिया। और वो जो बारे है, हुस्न गमजे की कशाकश से छूटा मेरे बाद, बारे आराम से है अहदे वफा मेरे बाद। बारे वो गालिब का बारे है ना, वो सो गिया बारे। तो ये क्या है? ये ऑटो इम्यून है। तो ऑटो इम्यून का मतलब है कि आपकी खुद के बॉडी के खुद के एंटीबॉडीज ने इसको किया है। इसका मतलब ये है कि ये संसर्गजन्य नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को उकसाया जरूर किसी इन्फेक्शन में है। वार इस कदर शदीद कि दुश्मन ही कर सके चेहरा, मगर जरूर किसी आशंका था, किसी दोस्त का था। तो ये जो वार हो रहा है वो दोस्ती कर रहे हैं, आपकी खुद की इम्यूनिटी कर रही है, लेकिन आपको दोस्तों को, आपके इम्यूनिटी को उकसाया है किसी दुश्मन ने, और वो दुश्मन इन्फेक्शन हो सकता है, मतलब इन्फेक्शन ही रहेगा, कुछ बैक्टीरिया होगा, वायरस होगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपके परिवार के किसी सदस्य को दुर्भाग्यता से गियाबारे हुआ है, तो वो सदस्य आपको गियाबारे नहीं देगा, वो मरीज डॉक्टर को नहीं देगा, नर्स को नहीं देगा। लेकिन किंतु परंतु जिस वजह से उस पेशेंट में गियाबारे हुआ है, वो अगर हम क्लस्टर की बात कर रहे हैं, एक जगह पे फोकस किए हुए केसेस की बात कर रहे हैं, तो वो जो हालात थे, जिन हालातों की वजह से उसको गियाबारे हुआ, वो हालात आपके लिए भी मौजूद है, तो वो देखना पड़ेगा, लेकिन वो पेशेंट आपको नहीं देगा। तो इस ऑटो इम्यूनिटी का मतलब क्या है? ऑटो इम्यून डिसीज क्या होते हैं? जैसे कि लूपस होता है, जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है, HLA-B27 का एक सीरीज होता है, काफी तरह के आर्थराइटिस होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो इम्यूनिटी बनती है, वो इम्यूनिटी है B सेल जो एंटीबॉडी बनाते हैं, T सेल, सेल्यूलर, ये सब पूरा अपने बॉडी का इम्यूनिटी है, और हम बचपन से इसे बनाते हैं, और वो निजी रूप में अलग है। मतलब आपकी इम्यूनिटी और मेरी इम्यूनिटी पूरी तरह से अलग है, क्योंकि हम बचपन में, आपने दूसरे डिसीज का सामना किया है, मैंने दूसरे डिसीज का सामना। सो हर एक आदमी की इम्यूनिटी उसकी निजी होती है, स्पेशल होती है। जो इम्यूनिटी को उकसाता है वो फैल सकता है। तो वो क्या हो सकता है? वो कौन चोर घुस आता है? एक तो वो बैक्टीरिया हो सकता है, जिसके बारे में हमें काफी सालों से पता है। दूसरा कोई वायरस हो सकता है, जैसा कि, और तीसरा है वो कोई टीका हो सकता है। लेकिन अभी ये तो टीका होने का चांस नहीं है, क्योंकि भारत ने जो टीके लिए थे वो 4 साल पहले थे।
और अगर टीके की वजह से होता तो टीका लेने के 3-4 हफ्ते में हो जाता था। ओके, तब नहीं होता, इसका मतलब अब नहीं होगा, तो टीके के छोड़ दो। क्या ये वायरस हो सकता है? जो नहीं हो सकता वो पहले देख लेते हैं। क्या ये वायरस हो सकता है? हाँ, हो सकता है। क्या हो सकता है? डेंगू, चिकनगुनिया। ओके, अगर दुर्भाग्यता से डेंगू और चिकनगुनिया की वजह से हो रहा है तो होने की संभावना बहुत ही कम है, लगभग नहीं है। क्यों पता है? क्योंकि डेंगू चिकनगुनिया तो पूरे भारत में मौजूद है, पूरे भारत में मौजूद है। तो पूना एरिया में ऐसा स्पेशल क्या है, कि यहाँ का डेंगू और चिकनगुनिया ये करता है? आप कहोगे कि हाँ, मतलब मेन सर यही मैं बीच में रोकना चाहूंगा कि ये मुझे अचानक से समझ में नहीं आया कि पुणे में अचानक से केस बढ़ने कैसे लगे। हाँ, और वो बहुत मैं प्रशंसा करता हूँ पुणे हॉस्पिटल्स की कि जिनके ही ध्यान में आया कि जरूरत से, मतलब जो हम लोग का एक्सपीरियंस है, हमारा तजुर्बा है, उससे ज्यादा केसेस आ रहे हैं और गवर्नमेंट ने भी उसके ऊपर ध्यान रखा, अच्छी बात है। तो अगर ये चिकनगुनिया क्या म्यूटेट होके आया है पुणे एरिया में, लेकिन देखो अगर चिकनगुनिया म्यूटेट होके आया है तो वो लोग तो आजू बाजू में घूमते रहते हैं ना, तो अब तक भारत में फैल चुका होता, तो ऐसा नहीं लग रहा है चिकनगुनिया या डेंगू या जीका, ऐसा नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि वो जो पुणे म्यूनिसिपालिटी के कुछ विलेजेस है, उनमें फोकस्ड है, एक एरिया में कॉमन है, तो वो एरिया के लोग तो बाहर जाते रहते हैं, लेकिन बाहर वालों को नहीं हो रहा है, सिर्फ वो एरिया वालों में ज्यादा केसेस नजर आ रहे हैं। तो एरिया में ऐसा क्या स्पेशल है? क्या हवा में कुछ है? अगर हवा में होता तो वो हवा उनके बगल के विलेजेस को भी मिलती है ना, तो हवा से तो नहीं लगता, तो फिर ये लगता है पानी से, या वो लोग वहां पे कुछ खा रहे हैं। अगर वो पानी में कुछ कंटामिनेशन हो गया है, तो पानी में अगर कंटामिनेशन हुआ तो एक बैक्टीरिया है जिसके बारे में हम पहले से जानते हैं, जिसको कहते हैं कैंपाइलोबैक्टर। उसके 2 टाइप्स होते हैं, उतना ज्यादा मालूम होने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो बैक्टीरिया होता है और उसके पेट में सिम्टम आते हैं। और ऐसा पहला एक बड़ा क्लस्टर आया था साउथ अमेरिका के एक कंट्री में, जिसको पेरू कहते हैं। काफी केसेस आए थे वह में, इतने पुणे इतने नहीं, लेकिन काफी केसेस आए थे। तो लगता है कि कैंपिलोबैक्टर से ही रहेगा, ऐसा लगता है कि पानी में कैंपिलोबैक्टर आ गया। तो आप कहोगे रवि भैया, ये इंडिया में तो क्या ऐसा होता रहता है ना, कभी पेट में थोड़ा गड़बड़ हुई, कुछ बाहर खाया, एक वो बात, तो इसका मतलब सब लोग डर के भागे कि हमको अभी गियाबारे होने वाला है। तो अगर आपको कैंपिलोबैक्टर दुर्भाग्यता से किसी आदमी को हो जाता है, ओके, फिर भी उसका चांस 10,000 में से 3 है गियाबारे होने का। तो आप कहोगे ये गलत बात है, क्योंकि 100 केसेस कहाँ से आ गए? अगर 10,000 में से 3 होते तो 100 केसेस कहाँ में? इसका मतलब क्या है पता है? उसके 2 मतलब हो सकते हैं, और मुझे दूसरा मतलब चाहिए। ऐसा हम बोल नहीं सकते मेडिसिन में कि हमको ये चाहिए, लेकिन मुझे दूसरा मतलब चाहिए। पहला मतलब ये है कि कैंपिलोबैक्टर अब इतनी तरह से बदल चुका है कि 10,000 में से 3 नहीं, 10 में से 3 निकल रहे हैं। अगर इसका ये मतलब है तो बहुत ही डरावनी बात है, लेकिन ये नहीं है इसका मतलब। दूसरा मतलब ये है कि अभी भी 10,000 में से 3 लोगों को ही हो रहा है। इसका मतलब है अगर 100 केसेस आए हैं तो इसका मतलब 3 लाख केसेस है कैंपिलोबैक्टर के, और उनमें से सिर्फ 100 लोगों को हुआ है। तो कैंपिलोबैक्टर इन्फेक्शन होने के बाद आपको ये होता है 1-2 हफ्ते के बाद होता है। तो अभी आप भाग दौड़ के कुछ फायदा नहीं है। अगर कैंपिलोबैक्टर को आपको 1-2 हफ्ते पहले हुआ था तो हुआ था, ओके, तो उसकी वजह से आपको आपकी बॉडी की खुद की इम्यूनिटी है, आपके जो एंटीबॉडीज है, वो जो कैंपिलोबैक्टर को अटैक कर रहे हैं, वो अटैक करते करते समय आपके नसों को, नर्व्स के ऊपर भी अटैक कर देंगे, ओके, और उनके वजह से उसका वीकनेस आ जाएगा। कि आपने जो बैक्टीरिया का जिक्र किया, तो जो हमें पुणे में जो बैक्टीरिया मिला है उसमें कहा गया है, जो रिपोर्ट मिले हैं उसमें सी जेजुनी नाम के जो बैक्टीरिया हैं वो पाया गया है। कैंपिलोबैक्टर के 2 टाइप होते हैं। सी मतलब कैंपिलोबैक्टर, कैंपिलोबैक्टर जेजुनी और कैंपिलोबैक्टर कोलाई। जैसा इश्केरिकिया कोलाई होता है ना, ई कोलाई,
वैसे कैंपेलोबैक्टर जेजुनाई और कोलाई होता है, लेकिन जो जनरली टिपिकल लैब्स में हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं उसमें जेजुनाई और कोलाई में डिफरेंशिएट नहीं करते, हम सबको कैंपेलोबैक्टर जेजुनाई ही बोलते हैं। ओके, और वो सिर्फ पुणे में मौजूद नहीं है, वो पूरे भारत में, वो पूरे विश्व में पहले से मौजूद है, यू नो, राइट। तो लगता है कि पुणे में एकदम ज्यादा प्रभाव से वो कैंपेलोबैक्टर बढ़ गया है, उसके वजह से केसेस देख रहे हैं। तो हमको ये सोचना है कि अगर गियाबारे है तो क्या करना है, अगर कुछ लक्षण है तो इसका मतलब क्या लक्षण है, क्या गियाबारे, हाँ, लक्षण क्या है पहले यही समझ लेते हैं। डॉक्टर के पास कब दौड़े, क्या करे, कैसा ट्रीटमेंट करे। और अगर आपको लगता है कि आपने कल कुछ खाया है और आपके पेट में थोड़ी गड़बड़ी लग रही है, तो क्या आप ऐसा कुछ कर सकते हैं कि ये गियाबारे से बच जाए, यू नो, कि आपके हाथ में क्या है और गवर्नमेंट के हाथ में क्या है, वो सब देख लेते हैं। ओके, तो गियाबारे के सिम्टम्स है कि ऐसा पैरों में थोड़ा नम होना, यू नो, कि सेंसेशन नहीं है, झुनझुनी टाइप का, जिसको झुनझुनी होता है उसमें सन्नाटा टाइप का ऐसा, जिसको हाँ। तो कभी कभी वो कुछ वेरिएंट होता है उसका, वो चेहरे पे भी आ सकता है कि चेहरे पे ऐसा नमनेस होता है, डबल दिखने लगता है, यू नो, निगलने में तकलीफ होती है, जिसको एक क्रेनियल वेरिएंट बोलते हैं गियाबारे का। और ऐसा नहीं कि अभी कोई आदमी जो थोड़ा नर्वस टाइप का है और ट्रेन से सफर कर रहा है और ऐसा पैर मुड़ के बैठा है, यू नो, तो उसको थोड़े पैरों में ऐसा नम लग रहा है तो अरे मेरे को ये हो गया, वो दौड़ा, ऐसा नहीं है। ये नमनेस आता है जाता है कुछ लोगों में, वो तो नॉर्मल है, यू नो, डॉक्टर के साथ बात करो क्यों आया है, यू नो। हाँ, ऐसा क्या डिफिकल्ट पोजीशन में बैठने से भी कुछ लोगों को थोड़ी देर के लिए ऐसा पैरों में लगता है कि कुछ अलग है, यू नो। उसके साथ उनको वीकनेस भी महसूस होता है। वीकनेस महसूस मतलब पैर ऐसा, पहले वो 2 सीढ़ियां चढ़ के जाते थे, अभी नहीं जा पा रहे, यू नो, राइट, ऐसा होता है। बात करने में थोड़ा आवाज थोड़ा वीक होता है, सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। तो ये जो सब सिम्टम्स है वो प्रोग्रेस होते हैं। और आपको अच्छा, ये यूरिन में भी कुछ प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ मैं जो पढ़ रहा था। कुछ लोगों में हो सकता है कि यूरिनरी रिटेंशन हो जाता है, कि मतलब वो जो ब्लैडर के जो फाइबर्स है, लक्षण उसके वैसे वो कॉमन है, मतलब नमनेस है, वैसा नमनेस मतलब झुंझुनी होती है, यू नो। आप अगर कैसे ट्रेन से जा रहे हो और एकदम डिफिकल्ट पोजीशन में बैठे हो तो पैरों में थोड़ी झुंझुनी आती है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको कुछ हो गया है, यू नो। लेकिन इसके साथ क्या होता है, उसके 2 टाइप होते हैं, एक पेरिफेरल नर्व्स का होता है, एक क्रेनियल नर्व्स का होता है। अगर क्रेनियल नर्व्स का हो गया तो अचानक से डबल दिखना, सांस लेने में तकलीफ, निगलने में तकलीफ, यू नो, इससे थूक बाहर आना एक साइड से, ऐसे सिम्टम दिख सकते हैं क्रेनियल के। अगर पैरों में है तो झुंझुनी के साथ ही ऐसी थकान महसूस होती है और ऐसा लगता है कि पहले 2 सीढ़ियां आराम से चढ़ते थे, अभी चढ़ नहीं सकते, यू नो। फिर वो पैरों से हाथ में आ जाता है, किसी लिफ्ट नहीं कर सकते, ऐसे सिम्टम। और बाद में रेस्पिरेटरी मसल को भी, सांस लेने के मसल्स को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। और क्या हो सकता है ना कि हमारे बॉडी में 2 टाइप के नर्व्स है, मोटर सेंसरी नर्व्स है और ऑटोनॉमिक। ऑटोनॉमिक नर्व्स में क्या होता है कि उनके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है। जैसे कि कोई बाबा हार्ट को सप्लाई करने वाले जो ऑटोनॉमिक नर्व्स है, तो उसके वजह से कभी कभी हार्ट रेट बहुत बढ़ता है, कम होता है। तो वो पेशेंट का हार्ट रेट सडनली ऐसा 140 रहेगा, बाद में 160, बाद में कभी 80, 120, पसीने छूटने लगेंगे, ब्लड प्रेशर कम होएगा। ब्लड प्रेशर जब सोते हैं तो ठीक रहेगा, खड़े होते हैं तो एकदम ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा, जिनको हम लोग ऑटोनॉमिक सिम्टम बोलते हैं। जैसा ब्लैडर में कुछ हो सकता है कि ब्लैडर के नर्व्स को अगर सप्लाई में प्रॉब्लम है तो सडनली ब्लैडर में रिटेंशन, यूरिन पेशाब पास नहीं कर पा रहे, ऐसा हो सकता है। लेकिन ये सब यू नो डरावनी बातें है। ये अगर किसी को हो रहा है तो डॉक्टर के साथ बात करे ऑब्वियसली। और ये जो सिम्टम है वो ऐसा धीरे धीरे चालू होके 2 हफ्ते तक बढ़ते हैं और बाद में अपने आप ठीक होने लगते हैं। मैं जब अभी एक रिपोर्ट पढ़ रहा था तो कुछ अखबारों ने छापा, जो पुणे के अखबार है, वो कह रहे हैं कि स्टेरॉइड भी कुछ डॉक्टर इसको इस्तेमाल कर रहे हैं इसके ट्रीटमेंट में। पूरी तरह से गलत है। हमारा मेडिकल, हम पहले करते थे, अब हमारा मेडिकल साइंस ये नहीं कहता। और मेडिकल साइंस मतलब ये सब अमेरिका में होते हैं प्रोटोकॉल्स, यू नो। तो अब हमारा मेडिकल साइंस ये कहता है कि स्टेरॉइड्स का कोई यूज नहीं है। तो
तो कोई फायदा नहीं है उसका, राइट। लेकिन ये IVIG का सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है पता है, कि ऐसा नहीं है कि हर एक आदमी को थोड़ा नमनेस आ गया, भाग दौड़ के वो अमीर है, डॉक्टर के पास पहुंच गया, उसने उसको IVIG चढ़ा दिया, ऐसा नहीं कर सकते, यू नो। तो हर कोई जिसको नमनेस है वो ना दौड़े डॉक्टर के पास। लेकिन ये पता चलेगा लोगों को कि नमनेस भी है और वीकनेस भी है, और ऐसा कोई इमीडिएटली 1-2 मिनट में कोई डॉक्टर के पास पहुंचने वाला नहीं है। लेकिन एक दिन में अगर ऐसा लग रहा है कि पैरों में बहुत वीकनेस है, पैर इस्तेमाल नहीं कर सकते, सीढ़ियां नहीं चढ़ सकते, तो तुरंत डॉक्टर के पास जाओ। और उसका डायग्नोसिस ज्यादातर क्लिनिकल होता है, इसके कुछ टेस्ट नहीं होते, मतलब टेस्ट होते हैं, कैंपिलोबैक्टर के लिए टेस्ट होता है, लेकिन इसके बाकी के टेस्ट नहीं होते। एक उसका लंबर पंक्चर करके हम लोग स्पाइनल कॉर्ड फ्लूइड निकालते हैं, और उसमें प्रोटीन ज्यादा है तो गियाबारे का डायग्नोसिस हो जाता है। लेकिन वो जो बाकी टेस्ट है, EMG नर्व कंडक्शन वगैरह, उसका इतने जल्दी फेज में कुछ यूज नहीं होता। और ये ना थोड़ी अचरज की बात है, क्योंकि अभी डॉक्टर का जो क्लिनिकल एग्जाम का जो स्किल है, जो मैंने इंडिया में सीखा था, उसका अभी कोई अहमियत रखता ही नहीं है ना, क्यों हर एक चीज का कोई ना कोई टेस्ट है, एको करो, एक्सरे करो, CT करो, MRI करो, ये करो, वो करो, यू नो, राइट। तो हमारे डॉक्टर के जो पेशेंट को एग्जामिन करते हैं, उसका स्किल का अभी कुछ मायना ही नहीं रहा है, यू नो, कोई ना कोई तो टेस्ट होता है। लेकिन गियाबारे के लिए ऐसा कोई टेस्ट नहीं है, लंबर पंक्चर छोड़ के MRI वगैरह का कुछ फायदा नहीं है, यू नो, वो ठीक तरह से बता नहीं पाता आपको कि क्या ये है। तो डॉक्टर ने एग्जामिन किया, और अगर रिफ्लेक्सेस कम है, आपके सिम्टम ठीक है, यू नो, तो गियाबारे, अगर गियाबारे का डायग्नोसिस हो गया तो फिर जल्दी से जल्दी IVIG देना चाहिए। क्योंकि क्या होता है ना कि IVI मतलब जितना जल्दी हम दे सके, यू नो, वो इतना अच्छा है। और क्या होता है ना, अगर कोई गरीब आदमी है तो उसको कह दिया कि ये 3 लाख का ट्रीटमेंट है, आपको, तो आप कहोगे नहीं, थोड़ा रुक के देखते हैं, यू नो, 1-2 दिन रुको। तो इंडिया में तो कोई तो हाँ बोलने वाला नहीं है, कह के पहले वो बात त्रिवेदी चाचा है, उनके बेटे से बात कर लेते हैं, पोते से बात कर लेते हैं, हमारा अमेरिका में एक डॉक्टर है रवि गोडसे फ्रेंड, उसके साथ बात करते हैं, पूरे दुनिया के साथ बात करेंगे, निर्णय कुछ भी नहीं लेंगे, बात करते रहेंगे, यू नो, राइट। तो 1-2 दिन उसमें निकल जाएंगे। तो अगर IVIG इस्तेमाल करना है तो उसी टाइम पे इस्तेमाल करना है। करीब यहाँ जो सर यूज हो रहा है वो करीब 20,000 रुपए बताए गए हैं, जो एक पर शॉट के, हाँ। लेकिन ये जो प्राइवेट अस्पताल में इसकी कॉस्ट उससे भी ज्यादा है, यू नो। और फिर हम लोग ये देते हैं ICU में, तो ICU बेड का कॉस्ट अलग से हो गया, यू नो, ICU का बेड का कॉस्ट अलग, उसके ऊपर ये। तो इसलिए मैंने क्या कहा गवर्नमेंट को कि लोग हिचकिचा ना पाए। अगर मतलब एक आदमी ने, मानो उसको गियाबारे है और वो खराब होने वाला है, उसने आज IVIG ले लिया, उसको उधर ही रोक दिया। अगर उसने IVIG नहीं लिया तो 2 हफ्ते तक और उसके सिम्टम बढ़ेंगे, सांस लेने में तकलीफ होगी, वो वेंटिलेटर पे जाएगा, फिर वेंटिलेटर के प्रॉब्लम आएंगे, फिर 2-3 महीने का अस्पताल का बिल आएगा, और 2-3 महीना वो अस्पताल का बेड पकड़ के रहेगा, जैसे हमारे कोविड के सेकंड वेव में हुआ। तो मेरे गवर्नमेंट से निवेदन ये था, निवेदन नहीं, अनुरोध था या रिक्वेस्ट थी कि आप ऐसा ऐलान कर दो कि किसी भी हॉस्पिटल में किसी भी पेशेंट को अगर गियाबारे का डायग्नोसिस होता है तो IVIG का खर्चा गवर्नमेंट उठाएगी। अगर गवर्नमेंट कुछ कर सकता है तो ये करे, नहीं तो बाकी के कुछ हाई लेवल मीटिंग करते हैं और कहते हैं आप प्रिकॉशन ले लो, मतलब जो काम करना है आपको करना है, ये लोगों का सिर्फ मीटिंग चल रहा है, यू नो। तो अगर उनको कुछ करना है, भारत के पास अभी बहुत पैसा है, बहुत ही पैसा है, तो पैसे का इस्तेमाल अच्छी तरह ये भी समझने कि कैसा इस्तेमाल करें। तो पैसे का इस्तेमाल करके ये कहो कि IVIG जिसको चाहिए, चाहे वो अमीर हो, अमीर आदमी, उसको IVIG का जो भी है पैसा गवर्नमेंट उठाएगी, ओके। क्योंकि ऐसा मेडिसिन में अमीर गरीब कुछ नहीं होता। जो आदमी खुद को अमीर समझता है, हम डॉक्टर लोग उसको 3 हफ्ते में गरीब करके छोड़ देंगे, यू नो, राइट। तो ऐसा वो नहीं होता। तो IVIG का गवर्नमेंट को बोलो कि IVIG का पूरा खर्चा गवर्नमेंट उठाएगी। और गवर्नमेंट क्या कर सकता है कि बाकी के स्टेट्स में अभी नहीं है ना, तो वहां के प्राइवेट हॉस्पिटल में जो IVIG का सप्लाई है,
उनका स्टॉक लेके कि क्या थोड़ा पुणे में आके रख सकते हैं IVIG का, गवर्नमेंट कंट्रोल में फ्रोजन स्टॉक IVIG का, ये बात हो सकती है। और अगर दुर्भाग्यता से IVIG का स्टॉक खत्म होता है तो फिर प्लाज्मा एक्सचेंज कर सकते हैं, और प्लाज्मा एक्सचेंज भी उतना ही अच्छी तरह से चलता है, IVIG की तरह ही प्लाज्मा एक्सचेंज चलता है। तो ऐसा डरने की बात नहीं है कि बाबा ये नहीं है हमारे पास, राइट, IVIG तो प्लाज्मा एक्सचेंज से भी काम चला सकते हैं, लेकिन स्टीरॉइड्स का कोई रोल नहीं है। सर एक चीज और जो यूज होता है साइकिल इम्यून थेरेपी होते हैं, ये इसके जो प्राइस हैं इसके भी जिक्र करना जरूरी है, क्योंकि ये करीब बताया जा रहा है कि जो साइकिल इम्यून थेरेपी है इसमें यूज होता है तो 3 लाख रुपए से 8 लाख रुपए तक इसमें ये साइकिल इम्यून थेरेपी मतलब प्लाज्मा फेरेसिस शायद वो कह रहे हैं। अच्छा। तो प्लाज्मा फेरेसिस थोड़ा महंगा हो सकता है, क्योंकि उसमें डायलिसिस जैसा कैथेटर डालना पड़ता है, और वो प्लाज्मा के मतलब आपके बॉडी के जो एंटीबॉडीज है वो पुलिस है, आपको वो थोड़ा डाइल्यूट कर रहे हैं। दूसरा वन आपके बॉडी से वो फिल्टर करके वो खराब पुलिस है उनको निकाल रहे हैं, जब ये सब यूज हो रहा है, इतने कॉस्टली प्राइस हैं, तो क्या ये जानलेवा भी है, ज्यादा डेंजरस है? क्योंकि अगर आप कह रहे हैं कि सिंगल शॉट्स में जैसे आपने IVIG का जिक्र किया, तो अगर वो कितने शॉट्स में IVIG के शॉट्स भी एक से ज्यादा लगते हैं, और ये गियाबारे जरूरन जानलेवा हो सकता है, जानलेवा हो सकता है। अगर आप अभी एक की मौत हुई है सर। अभी एक गूगल किया तो कहते हैं कि गियाबारे का मोर्टेलिटी 7.5% तक भी हो सकता है। मैं 100 में से 7.5, वो तो बहुत ही ज्यादा हो गया, राइट। लेकिन जैसा सीरियस कंडीशन देखो, अभी हमारे यहाँ देहातों में अगर हो गया, तो वहाँ के कहाँ वेंटिलेटर, उनका मैनेजमेंट, फिर वो वेंटिलेटर के एसोसिएटेड प्रॉब्लम होने लगते हैं, न्यूमोनिया होता है, बाकी के सब प्रॉब्लम्स होते हैं। तो अपने मतलब छोटे अस्पताल में इतना नहीं होता, बड़े अस्पताल में हो सकता है। एक चीज में ये सवाल था कि क्या ये ट्रैवल कर सकता है, क्योंकि जिस हिसाब से आप कह रहे हैं कि अगर पुणे में है, मान के चले कि कोई मजदूर हो, अगर उन्हें हो गया और उसे तो लक्षण बाद में पता चल रहा है, 2 सप्ताह से ज्यादा लग जा रहा है जैसा आपने बताया, तो वही तो मैंने बोल दिया ना आपको, वो जो डैमेज है वो मजदूर के घर का कुत्ता उसको काट रहा है, राइट। तो वो कुत्ता ट्रैवल करने से कुछ फायदा नहीं होता। वो मजदूर को जिस बीमारी ने पकड़ा है, जिस इन्फेक्शन ने पकड़ा है, वो अगर मजदूर को वो इन्फेक्शन है और वो मजदूर पूना से निकल के मेरठ आ जाता है और वो इन्फेक्शन वो मेरठ के आदमी को देता है, तो फिर भी मुश्किल है, क्योंकि मेरठ के आदमी के घर का कुत्ते ने मेरठ के आदमी को काट दिया, तो फिर ये हो जाएगा। तो जो डैमेज है वो ऑटो इम्यून है। ऐसा एक गियाबारे का पेशेंट दूसरे पेशेंट को गियाबारे नहीं दे सकता। और वो जो आपने कैंपेलोबैक्टर इन्फेक्शन की बात की, वो इन्फेक्शन होने के 1 दिन में आपको सिम्टम आते हैं, अच्छा, और 1 या 2 हफ्ते बाद आपको गियाबारे जैसे सिम्टम आते हैं। तो जब तक आपको गियाबारे के सिम्टम आते हैं तब तक आपका कैंपेलोबैक्टर ठीक हो चुका है, और वो ठीक हो चुका है वो एंटीबॉडी की वजह से, वो पुलिस की वजह से, और वो वही आपकी खुद की पुलिस अभी आपको तकलीफ दे रही है ये गियाबारे करके। तो ऐसा वो फैल नहीं सकता, फैलना उसका मुश्किल है। तो अगर बाहर का खाना खा रहे हो तो गर्म हो, अगर चाय पी रहे हो तो गर्म हो, लस्सी मत पियो बाहर, वो ठंडा है, चाय पियो, जो गर्म है, गर्मी से वो बैक्टीरिया मर सकता है। और अगर आपको ऐसा लगता था कि आपको 1 हफ्ते पहले ऐसा कुछ हुआ था, तो पेट में थोड़ी गड़बड़ी थी, डायरिया था, तो क्या आप ऐसा कुछ कदम उठा सकते हैं कि जिसके वजह से आप गॉल ब्लैडर गियाबारे को टाल सकते हो? नहीं, ऐसा कोई कदम नहीं है। अगर आपको अभी हुआ है और ऐसा पेट में सिर्फ दर्द नहीं है, डायरिया के साथ थोड़ा खून भी आ रहा है टट्टी में, ओके, ऐसा लग रहा है, तो क्या आप कुछ कर सकते हैं? हाँ, आप कुछ कर सकते हो, आप एंटीबायोटिक लो सकते हो, जिसको अजिथ्रोमाइसिन अच्छी तरह से चलता है, वो सिप्रोफ्लॉक्सासिन भी चल सकता है। तो ये शो देख के ऐसा ना हो कि साला इंडिया में तो प्रिस्क्रिप्शन ही नहीं लगता, कि पूरे के पूरे जनता खाने लगे और फिर उसका रेजिस्टेंस बन जाए। ऐसा मत करो। अजिथ्रोमाइसिन कभी-कभी प्रिवेंशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, कि अगर आपको लगता है कि ऐसा कुछ हुआ है तो 500 मिलीग्राम की 2 गोली खा ली एक साथ, 1 ग्राम, लेकिन उसका साइड इफेक्ट भी जीआई अपसेट है एजिथ्रोमाइसिन का, जिसको जिथ्रोमैक्स बोलते हैं। उसका 1 ग्राम
ले सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई स्टडी नहीं है वो जो ये कहता है कि अगर आपने कैंपिलोबैक्टर का ट्रीटमेंट अच्छी तरह से किया, जल्दी से किया, तो आपको गियामारे होगा ही नहीं। ऐसा कोई स्टडी नहीं है। हो सकता है, मेरा ये मानना है कि कैंपिलोबैक्टर का ट्रीटमेंट अगर जल्दी किया, अगर किसको है, तो शायद गियामारे होने का चांस भी थोड़ा कम हो जाएगा। अच्छा, मतलब ये इसका जड़ यही हुआ ना कि सिर्फ पानी से ही मेन वजह है कि पानी के द्वारा ही ये ज्यादा फैल रहा पानी है। से द्वारा हो रहा है ऐसा लग रहा है यार। तो अभी कोई गरीब आदमी है, वो सामान उठाता है रेलवे स्टेशन पे, वो कहाँ से पानी पिएगा बोतल का, तो खरीद के, तो उसे कहे उबाल के पी ले। तो आप सतर्क रहें, सावधान रहें और खुद को इसे कोशिश करें कि पानी जो दूषित पानी है उससे आप बचें और साफ शुद्ध पानी का इस्तेमाल करें ताकि आप इससे गुयामारे सिंड्रोम से बच सकते हैं। और फिलहाल रवि सर, आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी बेशकीमती समय निकाल कर वैसे हर रविवार आते हैं, लेकिन स्पेशल ये एपिसोड लेकर आया था ताकि लोगों तक जल्दी जानकारी पहुंच सके डिटेल्स में। तो कई सारे लोग इसके प्राइसिंग को लेकर घबराए हुए थे, ढूंढ रहे थे कि कितने कॉस्ट है, क्यों कॉस्ट है इतने ज़्यादा, किस टाइप से है, कैसे फैलता है, ट्रैवल करता है कि नहीं, हवा से तो नहीं हो जाएगा छींकने से। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, घबराने की बात नहीं है कि ये ज़्यादा ट्रैवल कर पाएगा और रेयर है, इतना ज़्यादा नहीं है कि आपको मृत्यु दर भी कम ही है। 100 में से अगर 1 मरे हैं तो फिर काफ़ी कम है, लेकिन सावधानी सबसे ज़्यादा ज़रूरी भी है। और हमारे साथ जुड़े रहिए, हर रविवार आप देखते रहिए एक ख़ास शो जो आपके लेकर आए हैं डॉक्टर साहब हमारे और डॉक्टर रवि गोडसे के साथ। जब तक दीजिए इजाज़त, नमस्कार।